हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट। इन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया था, इसलिए इस सिद्धांत को जो है जेंडर बायस थ्योरी भी कहते हैं। जैसे इनकी ही एक शिष्य थी कैरल गिलिगन, उन्होंने ही जो इनकी छात्र थी उनका मानना था कि यह थ्योरी फेमिनिस्टिक्स प्रोस्पेक्टिव यानी कि नारीवादी नैतिकता का ध्यान नहीं रखती है। उन्होंने सही गलत को पहचानना नैतिकता कहलाती है। जैसे उन्होंने नैतिक तर्क यानी कि मोरल डिसीजन लेने के लिए थिंकिंग का जो प्रयोग करते हैं उसे मोरल रीजनिंग कहते हैं। अब ये जैसे दुविधा वाली सिचुएशन में फैसला लेने के लिए जो तर्क शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिस रीजनिंग का प्रयोग किया जाता है, जिस माइंडसेट का प्रयोग किया जाता है, वो क्या उसको नैतिक तर्क या मोरल डिसीजन या मोरल रीजनिंग कहा जाता है। कोलबर का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से इंस्पायर्ड है। यानी कि जो पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास दिया था, उनकी 4 एलिमेंट्स और 4 स्टेजेस थी। और उन्होंने बताया था कि विकास जो है एक ऐसा प्रक्रिया है। उन्होंने डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बताया था। कोलबर का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो भी जीन पियाजे के कोग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर ही इंस्पायर्ड है। और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। जैसे कोलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास मुख्य इस तरह से गुजरता है। उन्होंने प्रत्येक स्तर की 2 अवस्थाएं बताई हैं, 3 लेवल या 3 स्तर बताए हैं, और सब में 2-2 स्टेजेस होती हैं। 3 लेवल्स और 2-2 स्टेज सभी में। सबसे पहला है पूर्ण परंपरागत या प्री कॉन्वेंशनल लेवल, जो 4 से 10 वर्ष बताया गया है। इसमें भी 2 चरण होते हैं। सबसे पहली स्टेज है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास यानी कि पनिशमेंट और ओबीडियंस। मतलब बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए कार्य करता है, या पनिशमेंट से बचने के लिए वो एक बच्चा होमवर्क करके रोज इसलिए लाता है क्योंकि अगर वो होमवर्क नहीं करके लाएगा तो उसके टीचर से डांट पड़ेगी या पनिशमेंट भी मिल सकती है। या एक बच्चा सिर्फ अपने माता पिता का या घर में कहना इसलिए मानता है क्योंकि अगर उसने अपनी मम्मी का कहना नहीं माना तो उसको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। तो ये होती है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास यानी कि पनिशमेंट और ओबीडियंस स्टेज। सेकेंड स्टेज है व्यक्तिवाद, उपकरणवाद और विनिमय नैमित्ति अभिविन्यास। इसको टिट फॉर टैट भी कहते हैं, जैसे को तैसा वाली प्रवृत्ति। इसमें बच्चा जैसे को तैसे, मतलब उसको लगता है कि अगर कल इसने मेरे साथ अपना टिफिन बॉक्स शेयर नहीं किया तो आज मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि कल इसने आज ये अपनी पेंसिल घर छोड़ आया है ये बच्चा, तो मैं आज इसको पेंसिल नहीं दूंगा क्योंकि कल जब मैं छोड़ के आया था तो इसने मुझे अपनी पेंसिल या अपनी इरेजर नहीं दी थी। तो बच्चा जैसे के साथ तैसे वाली प्रवृत्ति यानी कि टिट फॉर टैट की अवस्था करता है स्टेज 2 में। ये दोनों किस में आते हैं? पूर्व परंपरागत या प्री कॉन्वेंशनल लेवल में। अब दूसरा होता है पारंपरिक या कॉन्वेंशनल लेवल, जो 10 से 13 वर्ष का होता है। इसमें भी 2 चरण होते हैं। अब स्टेज थर्ड आती है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास यानी कि गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। जैसे बच्चे करते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स इसलिए लाने हैं या क्लास में फर्स्ट इसलिए लाना है क्योंकि टीचर्स मेरी तारीफ करेंगे, मेरे माता पिता मेरी तारीफ करेंगे, या और लोग रिश्तेदार हमारी तारीफ करेंगे। तो ये कहाँ है? स्टेज थर्ड होती है। यह सच मैं इसलिए, अगर मैं सच हमेशा सच बोलूंगा तो मेरे माता पिता मेरी तारीफ करेंगे। अब जैसे मार्क्स मार्क्स आ गया, रिवॉर्ड्स आ गया, यानी कि मैं क्लास में प्रथम स्थान लेके आऊंगा तो मुझे पुरस्कृत किया जाएगा, तो मैं मेरे माता पिता को अच्छा लगेगा, या मैं एक अच्छा बच्चा या अच्छी लड़का या अच्छी लड़की कहलाऊंगा। अब चौथी स्टेज आती है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास यानी प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा लॉज और ऑर्डर, कानून और व्यवस्था के अनुसार कार्य करता है या देखता है। यानी कि हमें किसी चीज को इसलिए मानना है क्योंकि ये कानून का ऑर्डर है या ये कानून के अंतर्गत आता है, तो
या समाज के अंतर्गत आता है, इसलिए हमें इस कार्य को करना है या हमें इस चीज को मानना है। अब आता है उत्तर पारंपरिक या पास्ट कॉन्वेंशनल लेवल। इसमें उच्चतम आयु सीमा के बच्चे जो 13+ के हो जाते हैं वो आते हैं। पहला है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, यानी कि समाज से हट के भी कुछ मतलब कुछ कार्य, जैसे अगर जरूरी नहीं है कि अब कुछ चीजें अपने मन से या अपने हिसाब से भी की जाती हैं इसमें। 5 स्टेज है सैद्धांतिक अंतः चेतना सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें बच्चा क्या करता है कि कुछ जरूरी नहीं कि कानून ये कर रहा है तो हमारी नजरों में ये सही है या गलत है, हम उसके हिसाब से करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। जैसे हिंज दुविधा प्रयोग का सारांश है, हिंज डिलेमा जो है, हिंज का अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करना। अब हाइंज को लग रहा था, हाइंज की पत्नी बीमार है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो मेडिकल वाला उसको दवाई नहीं दे रहा है, जबकि हाइंज को अपनी पत्नी की जान बचानी है, तो उसको उसको लगा कि ये भी तो गलत कर रहा है ना, किसी इंसान को मरने दे रहा है और अपना उसने वो तिगनी या चौगुनी रकम में उसको दवाई दे रहा था। तो हाइंज ने पहले प्रायोरिटी दी कि मुझे चोरी करनी है, जो कि मतलब किसी की जान बचाने के लिए चोरी करना गलत बात नहीं है। या वो कौन सी स्टेज है, 5th स्टेज या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। जबकि सबसे पहली स्टेज जैसे ये आज्ञाकारिता और अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो फर्स्ट स्टेज में यही आ जाए कि हांस को चोरी नहीं करनी चाहिए, अगर चोरी करते हुए वो पकड़ा गया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी या दंड दिया जाएगा। अब दूसरी यही स्टेज आती है लॉ एंड ऑर्डर। अब हाइंस को चोरी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर वो चोरी करता है तो कानून या लॉ और ऑर्डर के अंतर्गत वो गलत कर रहा है, यानी कि उसे कानून से उसको सजा दी जाएगी। अब थर्ड की 4th स्टेज, यानी कि अब हाइंस को चोरी इसलिए करनी लेनी चाहिए क्योंकि अगर किसी की हम जान बचाने के लिए कुछ अगर किसी की जान को नहीं बचा पा रहे हैं वो भी तो गलत है, तो इसलिए उसे अपनी पत्नी की जान बचानी चाहिए और चोरी कर लेनी चाहिए। ये होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे